गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज की क्लास में टॉपिक क्या है। लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, जिसके अंतर्गत हमने जाना था शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी थी? सिंघवा यूनिवर्सिटी, जो कि चीन की है, क्योंकि रैंकिंग किसकी है? एशिया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी। ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025, ये उसके आगे का टॉपिक है। लास्ट क्लास से कनेक्ट जरूर करिएगा आप लोग। वैश्विक स्तर पर ये रिपोर्ट निकाली गई है, किससे जुड़ी हुई है? सामाजिक, ठीक है, सोशल। किसके द्वारा जारी की गई है, प्रकाशित की गई है? यूएन डेसा, DESA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। हिंदी में क्या होगा? आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। सामाजिक मामलों का विभाग इसके द्वारा प्रकाशित की गई है। ठीक है, इस रिपोर्ट की थीम क्या है? शीर्षक, जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है किसी शीर्षक से की गई होगी ना, तो सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए नई नीतिगत सहमति। ठीक है, इसके साथ ही आपने जाना किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यूएन डेसा, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों का विभाग। और ये इस रिपोर्ट के अनुसार, विश्व सामाजिक रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है 2025 में, इसके अनुसार क्या है? इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 60% लोग, कितने? 60% लोग क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं किस लिए? जीवन संतुष्टि के लिए। उनका जीवन क्या है? संतुष्ट नहीं है, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार ही लगभग 12% लोग जो हैं वो पीड़ा में हैं, सफर कर रहा है। उनका जीवन क्या है? सफर कर रहा है, कष्ट में है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि लगभग 69 करोड़ लोग क्या हैं? अत्यधिक गरीब हैं। अत्यधिक गरीब हैं, यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। यानी प्रतिदिन $2.15 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं। कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि $2.15 कितना कम है।
और इतने कम मूल्य में वो पूरे दिन का जो जीवन है, उनका जो जीवन है, दिन का नहीं, उनका जो पूरा जीवन है, उसे क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। या जीवन को जीने के लिए विवश हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार, विश्व सामाजिक रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि वर्ष 2024 में हर 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में है और वर्ष 2010 में राज्य आधारित जो संघर्ष है, उनकी संख्या क्या हो गई है? दोगुनी हो गई है। ठीक है? लिख लें? चलिए लिख लेते हैं कुछ बातें। हर 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष की चपेट में है। और वर्ष 2000 में राज्य आधारित संघर्षों की जो संख्या है, वो 2 गुनी हो गई है। वहीं बात करें, लगभग 60% लोग इस बात से परेशान हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कि उनकी नौकरी जा सकती है या उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है? और वहीं बात करें, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में जो 29 देश हैं, विश्व के स्तर पर जो 29 देश हैं, उसमें शीर्ष 1% आबादी के पास, इसे हम नोट कर लेते हैं, है ना? 2022 में 29 देश, 2022 में देखा गया कि जो 29 देश हैं वैश्विक स्तर पर, उसमें शीर्ष 1% आबादी के पास कितना हिस्सा है कुल आय का? वैश्विक स्तर पर जो कुल आय होती है, उसका कुल आय का 20% से अधिक हिस्सा है। अधिक हिस्सा है। ठीक है? तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट आई है, सामाजिक स्तर पर इसका मूल्यांकन किया गया है कि वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है, कैसे लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सोशल क्या है? सोशल में जानेंगे कि वो कितने लोग संघर्ष में हैं, अपना जीवन अच्छी तरह जी पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, यही सब बातें जानने को मिलती हैं। तो हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से जाना कि लगभग 60% लोग जो हैं, वर्तमान समय में जीवन संतुष्टि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 12% लोग सफ़र कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमने ये भी जाना कि 69 करोड़ लोग जो हैं अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। यानी $2.15 से भी कम में जीवन जी रहे हैं। ठीक है? चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025। वैश्विक पवन ऊर्जा रिपोर्ट 2025 विंड एनर्जी की रिपोर्ट आई है 2025 में। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? वैश्विक स्तर पर ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है? वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद द्वारा कब? अप्रैल 2025 में। ठीक है? किस उद्देश्य से ये रिपोर्ट बनाई गई है? पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए, विंड एनर्जी का मूल्यांकन करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है? पवन ऊर्जा उद्योग के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए
ठीक है। इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या जानकारी मिलती है? 2024 में 117 गीगावाट, कितना? 117 गीगावाट नई पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। बात करें कुल वैश्विक विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा विंड एनर्जी स्थापित क्षमता कितनी है? 1136 गीगावाट, लगभग 1.14 टेरावाट होगा। ठीक है। और विंड एनर्जी रिपोर्ट आई है, ये भी जानना होगा कि प्रथम स्थान पर कौन है वैश्विक स्तर पर? तो चीन है। कौन सा देश है? चीन प्रथम स्थान पर है। कितनी विंड एनर्जी है स्थापित की है चीन ने? 520 से 521। क्या? 520 से 521 गीगावाट। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन है? यूएसए, अमेरिका। थर्ड नंबर पर जर्मनी। और फोर्थ है भारत। कितनी विंड एनर्जी पवन ऊर्जा स्थापित की है भारत ने? 48.2 गीगावाट। जर्मनी ने कितना किया है? 72.8 गीगावाट। और अमेरिका ने 154.3 गीगावाट। तो अभी समझ आ रहा है? चलिए, भारत का कौन सा स्थान है? अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चौथा स्थान है। और भारत की जो कुल पवन ऊर्जा क्षमता है स्थापित, यही अप्रैल 2025 तक कितनी हो गई है? 51 प्लस हो गई है गीगावाट। ध्यान रहे, भारत में ज्यादातर जो नई स्थापना हुई है विंड एनर्जी की, वो कहाँ पर हुई है? भारत में अधिकांश नई स्थापनाएं किसकी? पवन ऊर्जा की, विंड एनर्जी की। कहाँ पर हुई हैं? गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हुई है। भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 से 2027 के बीच, कब से? 2023 से 2027 के बीच प्रति वर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 10 गीगावाट तटीय पवन ऊर्जा का लक्ष्य घोषित किया है। प्रतिवर्ष 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। और 10 गीगावाट तटीय ऊर्जा। भारत ने इसकी बात की है। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंडेक्स 2025। ठीक है,
सूचकांक है तो अंकों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, बौद्धिक संपदा क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसके अंतर्गत पेटेंट आता है और नवाचार आता है, इनोवेशन आता है, रिसर्च आते हैं, जीआई टैग आते हैं। ये सब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो बहुत सारे देशों के द्वारा की जाती है, तो वैश्विक स्तर पर इसका इंडेक्स बनाया गया है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा। ठीक है, ध्यान रहे मैं लगभग सबसे पहले आपको यही बता रही हूँ हर हेडिंग में जो भी अगला टॉपिक आता है कि किसके द्वारा जारी किया जा रहा है और कौन शीर्ष स्थान पर है उस इंडेक्स में, और कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ ही भारत की स्थिति क्या है उस इंडेक्स में, ये कुछ 2-4 बातें हैं जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है, हमारे प्री के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्या है? कितनी अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है इस इंडेक्स में? 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो बौद्धिक संपदा प्रणालियों का मूल्यांकन करेंगे। इन अर्थव्यवस्थाओं में क्या करेंगे? बौद्धिक संपदा प्रणाली जो है उसका मूल्यांकन करेंगे। या आप लिख लीजिए बौद्धिक संपदा प्रणालियों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें। ये जो 55 देश हैं जहां पर बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जाएगा, ये 55 देश वैश्विक जीडीपी में, विश्व की जो जीडीपी है उसमें, विश्व की जीडीपी में, वैश्विक जीडीपी में 90% से अधिक योगदान करते हैं। कितना करते हैं? 90% से अधिक योगदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो कि 2025 में जारी किया गया है, ये कब से जारी किया जा रहा है? 2012 से, वर्ष 2012 से जारी किया जा रहा है ये इंडेक्स। ठीक है, भारत की स्थिति क्या है इस सूचकांक में? भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है 55 देशों की सूची में भारत 43वें स्थान पर है 2025 में। बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष यानी 2024 में भारत 42वें स्थान पर था। कई बार कंपेयर करने को दे देते हैं या फिर क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। 2025 में 43वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत, और 2024 में 42वें स्थान पर था। तो हमें ये बातें क्या करनी है, याद रखनी है। ये तो हुई भारत की स्थिति, हमने ये तो जाना ही नहीं अभी कि शीर्ष देश कौन से हैं, किन देशों को पहला स्थान मिला है या किस देश को मिला है। तो शीर्ष देश कौन से हैं इस इंडेक्स में जिन्हें पहला स्थान मिला है? यूएस, अमेरिका को पहला स्थान मिला है, यूके, यूनाइटेड किंगडम को दूसरा स्थान मिला है, और फ्रांस को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस टॉपिक से जुड़ी हुई हमने कर ली हैं। अगले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025।
अगला टॉपिक है प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट 2025 में दी गई है। कब दी गई है? 7 अप्रैल 2025 को। 7 अप्रैल 2025 को। कभी कभी क्या करते हैं एग्जाम में, डेट भी परेशान करने के लिए आपको पूछ लेते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको डेट भी बताती चलूं। ठीक है। रिपोर्ट क्या है? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। नवाचार क्या है? इनोवेशन। रिपोर्ट इस बात पर आधारित है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर। किसके द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट? अंकटाड द्वारा। क्या है अंकटाड? फुल फॉर्म लिख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, इसका थीम क्या है? इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। विकास के लिए समावेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है। इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डेवलपमेंट। अब हम इस रिपोर्ट से कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो निकाल लेते हैं। क्या है वो? प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2033 तक, वर्ष 2033 तक, ठीक है, एआई का जो बाजार है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की उम्मीद है या संभावना है, पहुंचने की संभावना है। तो प्रौद्योगिकी और जो नवाचार रिपोर्ट 2025 आई है, उससे ये पता चलता है कि 2033 तक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये है इसका हिंदी, इसका जो बाजार है वो कितना हो जाएगा? 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने की पूरी संभावना है, जिस गति से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये है इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स 2025। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इंडेक्स 2025 कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई? रिपोर्ट नहीं, सूचकांक कब आया? इंडेक्स कब आया? मार्च 2025 में। इस इंडेक्स को किसने जारी किया? जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है ये इंडेक्स। ठीक है।
कितने देशों को शामिल किया गया है इस इंडेक्स को बनाने के लिए? 163 देशों को शामिल किया गया है। इस 163 देशों में ये गणना मूल्यांकन किया जाएगा कि वहाँ पर आतंकवाद की स्थिति क्या है, कम है, ज़्यादा है, कैसी स्थिति है या फिर बहुत अधिक है आतंक की गतिविधियाँ। तो ये सब देखेंगे वहाँ पर। तो 163 देशों को शामिल किया गया है। और वैश्विक आतंकवाद इंडेक्स 2025 जो है, जो जारी किया गया है, ये क्या है? 12वां संस्करण है। इस इंडेक्स का ये 12वां संस्करण है। वहीं बात करें लगातार इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, रिपोर्ट नहीं सूचकांक, इंडेक्स, इस इंडेक्स के अनुसार लगातार 10वें वर्ष इस्लामिक स्टेट को विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह, विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह घोषित किया गया है। ठीक है, वही इंडेक्स है तो कुछ शीर्ष देश भी होंगे। देखते हैं आतंकवाद किन देशों में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, किन देशों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष देश, सबसे ज्यादा कौन से देश प्रभावित हैं आतंकवाद से, टेररिज्म से? पहला नाम है बुर्किना फासो, पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर पाकिस्तान, अपना पड़ोसी। और थर्ड नंबर पर है सीरिया। भारत की स्थिति देख लेते हैं क्या है इस इंडेक्स के अनुसार। भारत इस इंडेक्स में 14वें स्थान पर है। ठीक है, किस स्थान पर है? 14वें स्थान पर है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025। ये रिपोर्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, आरओ हो या फिर आईएससी क्यों ना हो, कोई ना कोई एग्जाम जो है, एग्जाम में कोई ना कोई रिपोर्ट जरूर पूछी जाती है। क्या पूछेंगे रिपोर्ट में? कि ये कौन जारी करता है। ज्यादातर क्वेश्चन तो यही होता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? ये रिपोर्ट 2012 से जारी की जा रही है। ठीक है, 2025 में ये रिपोर्ट कब जारी की गई? 20 मार्च 2025 को। अब बात करते हैं कौन प्रकाशित करता है इस रिपोर्ट को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर, वेल बीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप और UNSDSN के साथ साझेदारी में
ये रिपोर्ट जारी की जाती है। UNSDSN क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। हिंदी में लिख दे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये दोनों मिलकर निकालते हैं। इस रिपोर्ट को बनाने में कितने देशों को शामिल किया गया है? 147 देशों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तभी तो पता चलेगा ना सबसे खुशहाल देश कौन सा है। चलिए, सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। विश्व के स्तर पर है तो फिनलैंड पहले स्थान पर है। और फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष पहले स्थान पर है। फिनलैंड को हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कहते हैं। लगातार है तो हो ही जाएगा हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है। सेकंड पोजीशन पर कौन है? डेनमार्क। थर्ड पोजीशन पर आइसलैंड। बात करें सबसे निम्नतम प्रदर्शन किस देश का है? इस रिपोर्ट के अनुसार, हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे निम्नतम प्रदर्शन है अफगानिस्तान का। किसका? अफगानिस्तान का। किस रैंक पर होगा? किस स्थान पर? 147वें स्थान पर है। आपको याद है इस रिपोर्ट को बनाने में कितने देशों को शामिल किया गया है? 147 देश। तो ये अंतिम स्थान पर है और अफगानिस्तान को वर्ल्ड अनहैप्पीएस्ट नेशन कहते हैं क्योंकि वो लास्ट पायदान पर है हैप्पीनेस इंडेक्स में। बात कर लें भारत की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान है 2025 की जो रिपोर्ट आई है इसमें 118वां स्थान है। पिछले वर्ष क्या था? 126वां स्थान था। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। म्यांमार में भूकंप आया था, याद है? आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी। म्यांमार में भूकंप आया था और बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान हुआ। जब कभी भी भूकंप आता है तो एक बड़े स्तर पर जान और माल की क्या होती है? हानि होती है। तो अगला टॉपिक है म्यांमार में भूकंप। कब आया था? 28 मार्च 2025 को 12:50 पर। ठीक है, कहाँ आया था? म्यांमार के सगाइन क्षेत्र में। ठीक है, भूकंप जो आया था उसकी तीव्रता कितनी थी? 7.7 की प्रबल तीव्रता थी।
ठीक है। और जो भूकंप आया है म्यांमार में, उसका ईपी सेंटर कहाँ स्थित था? ईपी सेंटर क्या होता है? भूकंप की किरणें पृथ्वी की सतह पर जहां पहले पहुंचती हैं उसे क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है। अधिकेंद्र कहते हैं। और जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। ठीक। तो इस भूकंप का जो आया था, इसका अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहाँ था? मांडले के निकट स्थित था। मांडले के निकट स्थित था। इस भूकंप के कारण, भूकंप क्या होता है? अच्छा, बेसिकली पृथ्वी पर जो कंपन होने लगता है उसे ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी पर होने वाला जो कंपन है उसे ही भूकंप कहते हैं। स्पष्ट है? चलो, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हमने कहा कि जब कभी भी भूकंप आता है तो जान और माल की बड़े स्तर पर हानि होती है। जान के स्तर पर मनुष्यों को नुकसान होता है, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, इन सभी को नुकसान होता है। और माल की हानि अर्थात घर है, अवसंरचना है, अवसंरचना में सड़क है, रेल है, खंभे हैं, किसके? बिजली के हैं, तो टेलीफोन के तार, ये सब टूट जाते हैं, तो क्या है? माल की हानि। तो बड़े स्तर पर जान और माल की हानि होती है। ठीक है। और जहाँ कहीं भी भूकंप आता है वहां पर एक त्रासदी जैसी स्थिति हो जाती है, तो उन्हें सहायता चाहिए होती है पड़ोसी देशों से। तो ऐसे ही एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते भारत ने सहायता भेजी ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। तत्काल सहायता पहुंचाई गई। सहायता किस तरह से पहुंचाई गई होगी? किस रूप में होगी? एक तो वहां लोगों को बचाने के लिए भेजा गया होगा। ठीक है, एक टीम गई होगी। दूसरा, दवाइयों के रूप में सहायता गई होगी, खाद्य के रूप में सहायता गई होगी, है ना? तो इस तरह से हम सहायता पहुंचाते हैं। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। या कोई भी देश किसी दूसरे देश को कुछ इस रूप में सहायता पहुंचाता है, या जरूरतमंद जो सामान होता है, जो बेसिक नीड होती है, उसको उपलब्ध कराया जाता है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025। इसमें विषय के आधार पर रैंकिंग यूनिवर्सिटी को दी गई है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन सा विषय बेहतर पढ़ाया जाता है ना? पहली बार ये रैंकिंग जो है कब जारी की गई थी? पहली बार 2011 में, या फिर ये रैंकिंग 2011 से जारी की जा रही है। ठीक है। चलिए देखते हैं विषय के आधार पर। सब्जेक्ट वाइज है, सब्जेक्ट वाइज ही हमें देखना होगा। सब्जेक्ट कौन सा? कला एवं मानविकी, ह्यूमैनिटी। इसके आधार पर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? वैश्विक स्तर पर शीर्ष पर है। और इसी विषय के क्षेत्र में, कला और मानविकी में ही, भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। ठीक है। दूसरे विषय की बात कर लेते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। इस विषय के संदर्भ को देखें तो इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है वैश्विक स्तर पर?
MIT। MIT क्या है? मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। और भारत के स्तर पर IIT दिल्ली। यदि आप इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो IIT दिल्ली भारत में क्या है? बेस्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? जीवन विज्ञान। जीवन विज्ञान या फिर मेडिसिन। इस विषय को ध्यान में रखें तो फिर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अभी तो आपको समझ आ गया होगा। और भारत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? प्राकृतिक विज्ञान। कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान। इसमें विश्व स्तर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। और लास्ट सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन। सामाजिक विज्ञान एवं मैनेजमेंट प्रबंधन। इसमें फिर से वैश्विक स्तर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। भारत में IIT दिल्ली शीर्ष पर है। ठीक है। तो ये बेसिक रैंकिंग है जिसे हमने एक एक करके जान लिया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है विश्व जल विकास रिपोर्ट। विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट है। किसने बनाया इस रिपोर्ट को? इस रिपोर्ट का निर्माण किसने किया? विश्व जल मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा। मूल्यांकन कार्यक्रम द्वारा। WWAP। ये जो रिपोर्ट है विश्व जल विकास रिपोर्ट, इसमें क्या होता है? जो हिमनद है, ग्लेशियर है और हिममंडल की जो वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट, जो हमें आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से सामने आ रहे हैं जो गंभीर खतरे हैं। ग्लेशियर जैसे पिघल रहा है बड़े स्तर पर। क्यों पिघल रहा है? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ रहा है इसलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या हो रहा है? पानी का स्तर बढ़ रहा है, और पानी का स्तर बढ़ेगा तो उससे अन्य चुनौतियां भी आएंगी। तो जो गंभीर खतरे के प्रति सचेत करने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है। चलिए दो बातें तो लिख ही लेते हैं, जैसे हिमनद और हिममंडल की वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है कि वर्तमान स्थिति का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है ये रिपोर्ट। ठीक है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वर्ष 2025 को, जो ये वर्ष चल रहा है, वर्ष 2025 को हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है।
हिमनद संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, मैं अंतरराष्ट्रीय संक्षिप्त रूप में लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसके द्वारा? यूएन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, महासभा द्वारा। इसी रिपोर्ट में, जो जल विकास रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और हिमनदों, क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स का जो संकट है वो बताया गया है। जैसे जो एंडीज हिमनद है, एंडीज ग्लेशियर है, वो क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है। तो अमेजन नदी का 50% जल का स्रोत है क्या? एंडीज हिमनद, लेकिन वो सिकुड़ रहा है। जैसे अफ्रीका का एकमात्र उष्ण कटिबंधीय हिमनद है, ग्लेशियर है, वो 2040 तक क्या हो जाएगा? इस रिपोर्ट क्या कहती है? 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। चलिए कुछ लिख लेते हैं, है ना। एंडीज हिमनद ये सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है, और ये हिमनद अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत है। अमेजन नदी के 50% जल का स्रोत है। ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का तो एकमात्र उष्णकटिबंधीय हिमनद क्या है? ग्लेशियर है, माउंट केन्या, किलिमंजारो, माउंट केन्या, किलिमंजारो, है ना। ये 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। 2040 तक समाप्त हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या-क्या स्थितियां बहुत ही गंभीर हो रही हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुकुश काराकोरम हिमालय जो है, भारत के उत्तर में क्या स्थित है? काराकोरम हिमालय, हिमालय की चोटी स्थित है, जिसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। ये 2100 तक 50% जो ग्लेशियर हैं इस रेंज पर, हिंदुकुश काराकोरम और हिमालय की जो रेंज है उस पर 50% जो ग्लेशियर हैं उनका नुकसान हो चुका होगा। हिंदुकुश काराकोरम हिमालय वर्ष 2100 तक 50% ग्लेशियर हिमनद की हानि का क्या है? अनुमान है कि हो चुका होगा। तो जब ये सब ग्लेशियर्स के कारण नुकसान हो रहा होगा, ग्लेशियर बड़े स्तर पर पिघल रहे होंगे, तो पानी की उपलब्धता या पानी का संकट भी उत्पन्न होगा। किस तरह से? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विश्व स्तर पर जो जल है वो कितना उपयोग किया जाता है। कृषि में लगभग 72%, 72% जल उपयोग होता है। वहीं बात करें औद्योगिक क्षेत्रों में तो 15% जल का उपयोग होता है। घरेलू क्षेत्र में 13% जल का उपयोग किया जाता है। और 2000 से 2021 के बीच में इसी रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी मिलती है कि 14% वृद्धि हुई है जल की मांग में। क्यों? शहरीकरण के कारण और आर्थिक विकास के कारण कितनी वृद्धि हुई है?
जल की मांग में 14% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने विश्व जल विकास रिपोर्ट के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर उनकी जानकारी प्राप्त कर ली हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले रिपोर्ट की ओर, अगले टॉपिक की ओर, और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट। बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट 2024। ठीक है, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन मोर्टेलिटी चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये रिपोर्ट कब जारी की गई? ये रिपोर्ट जारी की गई 24 मार्च 2025 को। ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी द्वारा जारी की गई। ठीक है, बाल मृत्यु दर में कौन बच्चे आएंगे? एक तो होता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी, दूसरा होता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी। तो इन्फेंट में वो बच्चे शामिल होते हैं जो 1 वर्ष से जिनकी आयु कम है। ठीक है, 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे किसमें आएंगे? इन्फेंट में आएंगे, नवजात। और जो बाल मृत्यु दर है उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। बाल मृत्यु दर के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक है, क्या जाना हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से? वर्ष 2000 से 2023 तक क्या देखा? 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही किसमें काउंट होते हैं? बाल मृत्यु दर में काउंट होंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो थे उन बच्चों की मृत्यु दर कितनी रही? उन बच्चों की मृत्यु दर में 52% की गिरावट दर्ज की गई। गिरावट दर्ज की गई, तो ये तो अच्छी बात है। 50% से अधिक क्या गिरावट दर्ज की गई है 2000 से 2023 तक के बीच में। ठीक है, और बात करें 2023 में लगभग 48 लाख बच्चों की मृत्यु हुई है 5 वर्ष पूरे होने से पहले। इसी रिपोर्ट से भी जानकारी मिलती है। 2023 में ही लगभग 48 लाख बच्चों की, जो कि 5 वर्ष से कम है, मृत्यु हुई है। कब? 5 वर्ष पूरा होने से पहले या 5वां बर्थडे मनाने से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो गई है वो इसमें शामिल होंगे। 5 वर्ष पूरी
होने से पहले। ठीक है, वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ष 2000 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या था? लगभग 76 प्रति 1000 जीवित जन्म। मतलब 1000 जीवित बच्चे जो जन्म ले रहे थे उसमें से 76 की क्या हो जा रही थी? मृत्यु हो जा रही थी। ठीक है, लेकिन यदि हम 2023 की ओर बढ़ते हैं तब हम क्या पाएंगे? तब हम पाते हैं कि 37 1000 2023 में जब 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित जन्म लेते हैं, उसमें से केवल 37 बच्चों की ही मृत्यु हो रही है। तो ये वैश्विक क्या है? वैश्विक अंक है। विश्व के स्तर पर ये देखने को मिलते हैं। वहीं यदि भारत की बात करें, ये वैश्विक मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि कितने जीवित बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें से कितनों की मृत्यु हो जा रही है। लेकिन भारत की बात करते हैं जब हम, तो सेम 2000 वर्ष 2000 से 2023 के बीच इसकी स्थिति देखते हैं। क्या देखा हमने भारत में? 70% की गिरावट दर्ज हुई। ये चिन्ह किसका है? गिरावट का। किसमें? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। और इसी दौरान 61% की भी गिरावट दर्ज की गई। किसमें? नवजात मृत्यु दर में। नवजात मृत्यु दर में। मैंने आपको अभी बताया था नवजात कौन है? 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं वो नवजात में आएंगे। उनकी मृत्यु दर में गिरावट कितनी हुई है? 61%। तो भारत ने एक बड़ी अचीवमेंट इस दिशा में की है। भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। भारत बाल मृत्यु दर को कम करने के मामले में विश्व में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ठीक, आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। अगला टॉपिक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है ना? ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। किसके द्वारा जारी की गई है? द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। और ये जो द हेरिटेज फाउंडेशन है, ये एक थिंक टैंक है अमेरिका का। ठीक है, कब से ये रिपोर्ट
रिपोर्ट नहीं, इंडेक्स जारी किया जा रहा है 1995 से। पहली बार 1995 में 1995 में जारी किया गया था। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2025 में जारी किया गया है वो 31वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को बनाने में कितने देशों को शामिल किया गया है? 176 देशों को शामिल किया गया है और 176 देशों की आर्थिक नीतियों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स बनाया गया है। ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार सिंगापुर विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। ठीक है। इसके बाद किसका स्थान आएगा? स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। इसके बाद स्थान होगा, ये तो प्रथम हो जाएगा शीर्ष, इसके बाद है स्विट्जरलैंड। आयरलैंड। ठीक है। वहीं बात करें भारत की, इस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान है 2025 में, ये रिपोर्ट किसकी है, किस साल की है? 2025 की। तो 2025 में भारत का स्थान इकोनॉमिक फ्रीडम में कौन सा स्थान है? 128वां स्थान है। ठीक है। 2024 में कौन सा स्थान था? पिछले वर्ष 126वां स्थान था। भारत को क्या कहा गया है? मोस्टली अनफ्री, प्रायः गैर स्वतंत्र। और जहां पहले पायदान पर ये जो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड है, ये क्या है? इकोनॉमिकली फ्री है। ठीक है। वहीं सबसे निचले स्थान पर कौन है इस इंडेक्स में? सबसे निचले स्थान पर उत्तर कोरिया। क्या रैंक है उत्तर कोरिया की? 176। ये उत्तर कोरिया की रैंक है। आपको याद है इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 176 देशों को शामिल किया गया है और अंतिम स्थान क्या है? उत्तर कोरिया। क्या रैंक होगी? 176। ठीक है। सरल है। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। देखें अगला टॉपिक क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन है। ये खुद गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल, अर्थात सरकारी नहीं है ये संस्था, गैर सरकारी, नॉन गवर्नमेंटल, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट संगठन है। कब स्थापित हुआ है ये संगठन?
वर्ष 1993 में स्थापित किया गया था। ये भ्रष्टाचार का इंडेक्स बनाता है ये संगठन। ये इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, हर साल, है ना। और ये 30वां संस्करण है। 2024 में जो इंडेक्स जारी किया गया है ये 30वां संस्करण है। ठीक है। तो 1995 से 93 में स्थापित हुआ था, 95 से लगातार जारी किया जा रहा है। अच्छा, ये भी बता देती हूँ साथ में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1995 से लगातार जारी किया जा रहा है। ठीक है। इस इंडेक्स को बनाने में कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देशों में रैंकिंग की गई है। 180 देशों में। भ्रष्टाचार की, है ना, कि 180 देशों में देखा गया है कि कहाँ पर करप्शन ज्यादा है, कहाँ पर कम है या मध्यम स्तर का है। ये जानकारी एकत्रित की गई है। और सबसे कम कहाँ पर है? 0 सबसे अधिक भ्रष्ट देश है, और जो 100 है, 100 अंक है, वो सबसे कम भ्रष्ट है। ठीक है। तो जानते हैं इस इंडेक्स के माध्यम से सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं? सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं? डेनमार्क पहला स्थान है, फिनलैंड को दूसरा स्थान मिला हुआ है, और सिंगापुर को तीसरा। ये सबसे कम भ्रष्टाचार है इन देशों में, करप्शन सबसे कम है। और अगर सबसे अधिक करप्शन की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, तो सबसे अधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक भ्रष्टाचार कहाँ पर है? दक्षिणी सूडान में। क्या रैंक दी गई है दक्षिणी सूडान को? 180। ध्यान है आपको, कितने देश शामिल किए गए हैं इस रैंक को बनाने में, रैंकिंग को बनाने में? 180। तो अंतिम पायदान पर है दक्षिण सूडान, 180 80वां स्थान है। इससे नीचे सोमालिया, सबसे नीचे तो दक्षिणी सूडान ही है, उससे ऊपर, ठीक है, सोमालिया 179। और वेनेजुएला, एक दो एक्स्ट्रा जान लेते हैं, कई बार क्या होता है जो अंतिम है उससे पहले वाला पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। बात यदि भारत की करें, हमने सबसे अच्छे देश जान लिए, कौन से करप्शन में कम करप्शन वाले देश हैं और कौन सबसे ज्यादा करप्शन वाले देश हैं। अब बारी है भारत के बारे में जानने की कि भारत में करप्शन कितना है। भारत के स्तर से देखें, 2024 की जो रिपोर्ट है, इस इंडेक्स है, इसके माध्यम से भारत का स्थान है 96। इस स्थान पर भारत है, कितने अंक के साथ? 38 अंक के साथ। ठीक है। 2024 में ये स्थिति भारत की है। और अगर बात करें 2023 की, तो 2023 में कौन सा स्थान था भारत का? 93। भारत की रैंक थी 93। ठीक है। भारत के साथ मालदीव, गाम्बिया भी 96 रैंक पर है। भारत अकेले इस रैंक पर नहीं है, भारत के साथ मालदीव, गाम्बिया भी क्या है, 96 रैंक पर है। ठीक है। तो ये भारत की स्थिति है करप्शन में, कैसी स्थिति है आप देख सकते हैं। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025। जलवायु
जोखिम सूचकांक 2025। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्या है? क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह सूचकांक जर्मन वॉच द्वारा, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कब किया गया है? 12 फरवरी 2025 को। क्या जानकारी मिलती है इस इंडेक्स के माध्यम से? जो चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ठीक है, देश और क्षेत्रों को शामिल करके, देशों के स्तर पर, क्षेत्रों के स्तर पर देखता है। हम इसे लिख लेते हैं। चरम मौसमी घटनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करता है ये इंडेक्स। ठीक है, कब से प्रकाशित हो रहा है ये इंडेक्स? जलवायु जोखिम सूचकांक, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2006 से प्रकाशन हो रहा है इस इंडेक्स का। जलवायु जोखिम सूचकांक के अंतर्गत क्या है? इसके अनुसार किन देशों में क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा प्रभावित देश हैं? तो शीर्ष 3 देश कौन से हैं? 2025 का इंडेक्स है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभावित देश या शीर्ष 3 देश, सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से हैं? पाकिस्तान पहले स्थान पर है। यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है। क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उसके कारण यहाँ पर ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलेंगी। बेलीज दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है इटली। ये देश ज़्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, और बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार जलवायु जोखिम सूचकांक के अंतर्गत वर्ष 1993 से 2022 के बीच, वर्ष 1993 से 2022 के मध्य सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन थे? सर्वाधिक प्रभावित देश कितना हुआ? इसके बीच का गैप कितना है? लगभग 30 साल है ना। डोमिनिका, क्लाइमेट चेंज से प्रभावित होने वालों में इन 30 वर्षों में 93 से 2022 तक डोमिनिका पहले स्थान पर है और चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है होंडुरस, रास। ठीक है, और इसी समय $4.2 ट्रिलियन की हानि होती है। किससे? क्लाइमेट चेंज से। क्लाइमेट चेंज से जो जोखिम होते हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो रिस्क है, उससे नुकसान हुआ है। 4.2 ट्रिलियन डॉलर की हानि हुई है इस दौरान। कब से? 1993 से 2022 तक। और सबसे ज़्यादा हानि किस कारण से हुई है? कौन सा जोखिम है जिसके कारण सबसे ज़्यादा हानि हुई है? सर्वाधिक आर्थिक हानि तूफानों के कारण हुई है। तूफानों के कारण हुई है। ठीक है,
तो जब क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति आती है, स्थिति होती है, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे आपने एक अभी जाना तूफान है, आग लगना है, बारिश बहुत होती है या जल्दी जल्दी होने लगती है, तो ये सारी क्या है, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये सभी जो घटनाएं घटती हैं, इनसे क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है, जोखिम उत्पन्न होते हैं। तो सबसे ज़्यादा हानि किससे हुई है, तूफानों के कारण। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो वातावरण की स्थिति है उसे मौसम कहते हैं। जैसे हमें गर्मी लगना, हमें ठंडी लगना, हम महसूस करते हैं ना, कुछ बादल छाए हुए हैं, ये सब क्या है, मौसम है। जलवायु क्या है, एक लंबे दीर्घ काल में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उसके आधार पर हम जलवायु तय करते हैं कि जलवायु कैसी थी। तो इस 30 वर्षीय अवधि में सामान्य तौर पर जलवायु की गणना के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि को लेते हैं, शामिल करते हैं। इस 30 वर्षीय अवधि में भारत में जो घटनाएं घटी, उस कौन सी जो मौसमी घटनाएं घटी, उसके आधार पर भारत किस स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। भारत में भी बड़े स्तर पर क्लाइमेट चेंज से होने वाली घटनाएं घटित हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है रूस यूक्रेन संकट में नया मोड़ आया है। क्या है, नया मोड़ आया है। अगला टॉपिक है रूस यूक्रेन संकट में नया मोड़ आया है। कैसा मोड़ है, देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो रूस यूक्रेन जो संकट है, जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के मध्य, इसकी शुरुआत कब हुई, थोड़ा सा जान लेते हैं। शुरुआत हुई पूरी तरह से 24 फरवरी 2022। 24 फरवरी 2022 से शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया। किसने आक्रमण किया पहले, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया और रूस ने इसे क्या कहा, विशेष सैन्य अभियान करार दिया। रूस ने इसे विशेष सैन्य अभियान करार दिया। रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, है ना। और अब इस युद्ध को, इस संकट को, ये जो है रूस और यूक्रेन के मध्य, इसे 3 साल बीत चुके हैं। शुरुआत कब हुई थी, 24 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो ये डेट आपके लिए थोड़ी महत्वपूर्ण थी। रूस ने आक्रमण क्यों किया यूक्रेन पर, उसके कुछ कारण रूस ने बताए हैं कि क्यों आक्रमण किया, क्यों युद्ध हुआ। तो जान लेते हैं। आक्रमण क्यों किया, विमुद्रीकरण। दूसरा, रूसी भाषी अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा था। कहाँ, यूक्रेन में रूसी भाषी जो अल्पसंख्यक हैं उन पर अत्याचार हो रहा था।
इसके अतिरिक्त क्या कारण है? यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को देखते हुए रूस ने उस पर हमला किया। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को अपने सुरक्षा हितों के लिए खतरा माना और सैन्य अभियान कर दिया। अब इस संकट को, इस युद्ध को 3 वर्ष बीत चुके हैं। हेडिंग क्या है? रूस यूक्रेन संकट में नया मोड़ आया। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इस संकट को 3 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी है ना? और इस संकट में एक नया मोड़ आया है। क्या है वो नया मोड़? 18 फरवरी 2025 को 18 फरवरी 2025 को रूस अमेरिका की सऊदी अरब के रियाद में बैठक हुई। रूस और अमेरिका की कहाँ? सऊदी अरब में, सऊदी अरब के रियाद में बैठक हुई। ठीक है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों को इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। यूक्रेन और जो यूरोपीय देश हैं उन्हें इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। ठीक है। और अमेरिका और रूस ने अपने राजनयिक मिशनों को पुनः खोलने की अनुमति क्या की? दे दी। राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति दोनों ने दे दी अपने यहाँ। ठीक है। आगे क्या होती है बातचीत? 22 फरवरी 2025 को ये घटनाक्रम है। ठीक है। मैंने शुरुआत का आपको बता दिया और शुरुआत कहाँ से हुई और रिसेंट में क्या परिवर्तन हुए वो मैं आपको बता रही हूँ। 22 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। कहाँ? व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की बैठक हुई। ठीक है। इस बैठक में रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौता करने की शर्त रखी गई। इस बैठक में अमेरिका ने यूक्रेन के आगे शर्त रखी कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उसके लिए रेयर अर्थ खनिज संपदा पर समझौते के लिए शर्त रखी। अब ये रेयर अर्थ क्या है? रेयर अर्थ मिनरल, सबसे पहले तो नाम ही है रेयर, हिंदी में क्या होगा? दुर्लभ। अर्थ पृथ्वी, खनिज पृथ्वी से बहुत मुश्किल से निकाले जाते हैं ना, बहुत कठिनाई से जो तत्व निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, लेकिन वो बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है। दुर्लभ खनिज तत्व जिनका उत्पादन बड़े स्तर पर विश्व में अगर देखें तो चीन सबसे ज़्यादा कर रहा है। बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से मिलते हैं। तो इसके लिए
अमेरिका ने यूक्रेन से कहा कि इसके लिए समझौता कर लेते हैं, इस खनिज संपदा के लिए, लेकिन यूक्रेन ने क्या किया? ठुकरा दिया। समझौता ठुकरा दिया कि नहीं करेंगे, है ना। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनसे बड़े स्तर पर क्या बनाया जाता है? आज के समय में बहुत ज़्यादा ई मोड की बात की जा रही है ना परिवहन में, तो बैटरी में बहुत ज़्यादा है, और मोबाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़े स्तर पर उपयोग होता है। तो यदि आप के यहाँ भारत में या किसी भी देश में ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो क्या है? वो देश समृद्ध है। और आगे जो इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया है, ठीक है, मोबाइल है, ईवीज आ रही हैं बड़े स्तर पर, तो वहाँ पे क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो हमें चाहिए तो होगा ना, ये हमें भी चाहिए होगा। और यहाँ पर इस युद्ध में अमेरिका को चाहिए, जिसके लिए वो शर्त रख रहा है, और यूक्रेन क्या कर रहा है? मना कर दिया है। चलिए आगे देखें। फिर 25 फरवरी को जब अमेरिका ने शर्त रखी समझौते की, और यूक्रेन ने क्या किया? समझौता ठुकरा दिया कि हम नहीं करेंगे। फिर यूक्रेन को सैन्य सहायता, यूक्रेन की जो सैन्य सहायता थी जो अमेरिका कर रहा था बाय यूएस, रोक दी गई। ठीक है। और 28 फरवरी 2025 को अगला मोड़ क्या आया? 28 फरवरी 2025 को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने किसका समर्थन किया? रूस का समर्थन किया, क्योंकि अमेरिका की इच्छा तो पूरी नहीं हुई, है ना। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए वो समझौता यूक्रेन से करना चाह रहा था। यूक्रेन ने जब नहीं किया तो अमेरिका ने यूएस का समर्थन, रूस का समर्थन किया। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 2 मार्च 2025 को क्या हुआ? लंदन में यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई। इसके बाद 6 मार्च को ब्रुसेल्स में, कहाँ? ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में ईयू शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, है ना। और इस सम्मेलन में यूक्रेन ने अधिक समर्थन की मांग की ईयू से। इस सम्मेलन में यूक्रेन ने अधिक समर्थन की मांग की, और साथ ही जो सैन्य सहायता अमेरिका ने रोक दी थी उसके लिए नाराजगी व्यक्त की। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ इस घटनाक्रम में? 22 मई 2025 को 22 मई 2025 को अमेरिका ने G7 देशों के साथ मिलकर, कौन से देश? G7 देशों के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ
रूस द्वारा जारी युद्ध की निंदा की कब? 22 मई 2025 को। तो ये घटनाक्रम है रूस और यूक्रेन संकट के मध्य जो स्थिति चल रही है वो आपने समझ ली। शुरू कब हुआ था और अब तक 22 मई 2025 तक क्या स्थिति रही। तो हमें बस स्थिति को इसमें देखना था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने को नहीं है। ठीक है, और आगे कोई भी इसमें अपडेट आएगा तो जैसे ही पार्ट 2 आएगा उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़े अगले टॉपिक की ओर। क्या है अगला टॉपिक? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024। अगला टॉपिक है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024, है ना। कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा, EIU। कभी कभी ये भी लिखकर ऑप्शन में आ सकता है, तो हम इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कब जारी किया गया ये इंडेक्स? 27 फरवरी 2025 को। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक, विश्व के स्तर पर इस सूचकांक के माध्यम से देखा जाएगा कि विश्व के स्तर पर जो देश हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी का स्तर क्या है। ठीक है, डेमोक्रेसी के स्तर को मापा गया है इस सूचकांक के माध्यम से, और इस सूचकांक के माध्यम से पता चलता है कि इस सूचकांक के अनुसार लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति से गुजर रहा है या पहुंच गया है। ये सूचकांक 2024 दर्शाता है कि लोकतंत्र सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया है, कमजोर स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 के अनुसार शीर्ष लोकतांत्रिक देश कौन से हैं जहां पर डेमोक्रेसी बड़े स्तर पर व्याप्त है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। नॉर्वे का स्थान क्या है? पहला है। लगातार 16वें वर्ष नॉर्वे इस स्थान पर बना हुआ है, पहले स्थान पर। अगर बात करें सबसे कम लोकतांत्रिक देश, मतलब वहां पर क्या है, उस देश में तानाशाही अधिक है। सबसे कम लोकतांत्रिक देश कौन से हैं? उत्तर कोरिया। क्या रैंक है उत्तर कोरिया की? 165। फिर म्यांमार 166 और अफगानिस्तान 167। क्या रैंक है? 167। आपको याद है अफगानिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में अंतिम पायदान पर था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़े। भारत
भारत की चर्चा कर लेते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति है, भारत का स्थान है 41वां स्थान है। भारत की रैंक 41वीं है। भारत और USA अमेरिका, ये दोनों ही त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल हैं। कौन सा लोकतंत्र? त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में शामिल हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। हमने भारत की स्थिति भी जान ली कि भारत की स्थिति क्या है। अगला टॉपिक है ट्रंप का गोल्ड कार्ड योजना। क्या है? ट्रंप का गोल्ड कार्ड योजना। आपने न्यूज़पेपर या समाचार के माध्यम से सुना होगा, ये बहुत ही चर्चा में था ये टॉपिक। अमेरिकी नागरिकता की नई कीमत क्या है? ट्रंप का गोल्ड कार्ड योजना। तो इस योजना की ये वजह है। इस योजना की घोषणा कब की गई? फरवरी 2025 में। क्या है इस योजना में? इस योजना में के तहत $5 मिलियन लगभग 43 करोड़ रुपए अमेरिका में निवेश करते हैं तो आपको अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अमेरिका में निवेश करें और अमेरिकी नागरिकता पाएं। बहुत सरल है, $5 मिलियन या फिर लगभग 43 करोड़। ठीक है, इतने लेकर जाइए और निवेश कर दीजिए, अमेरिका में इन्वेस्ट कर दीजिए और अमेरिकी नागरिकता आपको मिल जाएगी, है ना। अमेरिकी नागरिकता पाएं। ठीक है, और ये योजना गोल्ड कार्ड योजना किसे बदलने के लिए लाई जा रही है? अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड की व्यवस्था है। ग्रीन कार्ड जिसके पास होता है वो अमेरिकी नागरिकता उसके पास होती है। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। एक योजना है कौन सी? EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम को बदलने के लिए ये योजना लाई गई है या लाई जा रही है। ये गोल्ड कार्ड योजना जो है ये ग्रीन कार्ड के बराबर होगी। क्या होगा? ग्रीन कार्ड के बराबर होगा। ठीक है, और ग्रीन कार्ड लेते समय जब आप EB-5 ये जो प्रोग्राम है इसके माध्यम से अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपको अमेरिका में निवेश तो करना ही होता है, साथ ही नौकरियों का सृजन भी, कुछ नौकरियों का सृजन भी करना होता है। ठीक है, कुछ लोगों को व्यवहारिक शब्द में कहें तो नौकरी भी देनी होती है। लेकिन गोल्ड कार्ड जो योजना है ये अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित की गई है। इसमें क्या होगा, आप निवेश करिए लेकिन नौकरियों का सृजन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये राहत की बात है।
क्या है? अमेरिकी व्यवसायों में निवेश करने या नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। संचालन कैसे होगा, कार्यान्वयन इस योजना का? कौन करेगा? USCIS, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज और वाणिज्य विभाग द्वारा। ये जो योजना है गोल्ड कार्ड योजना, ये तत्काल अमेरिकी नागरिकता नहीं प्रदान करेगी, बल्कि ये नागरिकता प्राप्त करने का क्या है, एक मार्ग है। और जो धारक होंगे, धारकों को लगभग 5 वर्ष तक नागरिकता की सभी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। जो भी नॉर्म्स होंगे नागरिकता के, उन्हें पूरा करना होगा। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत से 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 के तहत ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है, यानी अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है। भारत से 2023 में केवल 631 भारतीयों ने EB-5 जो पुरानी योजना है ना, के तहत ग्रीन कार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है इंडोनेशिया ब्रिक्स का नया सदस्य बन गया है। ये अगला टॉपिक है, ब्रिक्स का नवीनतम नया पूर्ण सदस्य कौन? इंडोनेशिया। ठीक है, आधिकारिक रूप से इंडोनेशिया सदस्य बन गया। कब? 6 जनवरी 2025 को। 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का पहला राष्ट्र है ब्रिक्स में शामिल होने वाला। ठीक है, ब्रिक्स 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने ग्रहण की थी? ब्राज़ील ने। 1 जनवरी 2025 को अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता ग्रहण की किसने? ब्राज़ील ने। ब्राज़ील ने अध्यक्षता की थी। और इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी दी गई थी अगस्त 2023 में। ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था जोहान्सबर्ग में, तो वहाँ पर इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी दी गई थी। बात कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में।
कुछ तो जान लेते हैं। क्या है ये? एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इंटर अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल, एक से अधिक देश जब शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतर सरकारी संगठन। एक सरकार नहीं है, कई सरकारें, हर देश में एक सरकार है, तो अंतर सरकारी। समझ सकते हैं आसान शब्दों में। और वर्तमान में ब्रिक्स के कितने सदस्य हैं? 11 पूर्ण सदस्य हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब कितने थे? 4 थे। शुरुआत में 4 थे, ब्रिक थे केवल। ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। फिर बाद में एक सदस्य और जुड़ा तो क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। 2010 में जुड़ता है। कौन सा सदस्य है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और वर्ष 24-25 के दौरान 6 नए सदस्य इसमें जुड़े हैं, जिन्हें मिलाकर क्या हो गया? कुल 11 देश ब्रिक्स के सदस्य हो गए हैं। तो 6 नए जो सदस्य जुड़े हैं उनके नाम लिख लें, ताकि मैचिंग में यदि आए तो कंफ्यूजन ना हो। कौन कौन से देश हैं? मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो ये ब्रिक्स के नए सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। विश्व स्मारक निगरानी सूची अगला टॉपिक है। विश्व स्मारक निगरानी सूची। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच। ठीक है, किसके द्वारा जारी की जाती है ये निगरानी सूची? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा ये निगरानी सूची जारी की जाती है। कब जारी की गई? 15 जनवरी 2025 को। स्मारक जानते हैं ना? संरचना, इमारत जो ऐतिहासिक तौर पर जो बनाए गए हैं उपलब्धियों को देखते हुए या किसी की याद में, इस तरह से क्या होते हैं? स्मारक होते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। ये जो सूची बनाई गई है किस लिए? उन्हें संरक्षित करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए, और उसे बचाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाती है या फैलाई जाती है। ये भी एक पक्ष होता है। आगे बढ़ें तो वर्ष 2025 में कुल 25 स्थलों को इसमें शामिल किया गया है इस सूची में। 2025 में कुल 25 स्थलों को शामिल किया गया है इस सूची में। ठीक है, और ये 25 स्थल 5 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। विशेष क्या है इसमें? ये जो 25 स्थल हैं, कुल 25 स्थल 5 महाद्वीपों में फैले हैं या विस्तारित हैं। 5 महाद्वीपों में फैले हैं
5 महाद्वीपों में भी देश होगा, देश 29 देशों में, ठीक है। और चंद्रमा पर स्थित है, ये महत्वपूर्ण है, और चंद्रमा पर स्थित है, ठीक है। तो चंद्रमा को ध्यान में रखिएगा इस बार। और ये पहला अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। चंद्रमा को ये पहला अवसर है जब चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है, स्थल के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। वर्तमान में चंद्रमा पर 90 से भी अधिक ऐसे ऐतिहासिक स्थल स्थित हैं जहां अंतरिक्ष यान और चंद्र सतह के मध्य क्या है, संपर्क स्थापित हुआ है। इन स्थलों में अपोलो 11 मिशन का लैंडिंग स्थल ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल है। बात करें भारतीय स्थलों की, कि भारत की ओर से कौन से स्थल इसमें शामिल हैं इस सूची में। भारतीय स्थल, तो भारत की ओर से 2 स्थल शामिल हैं इस सूची में। क्या नाम है उन स्थलों का? फर्स्ट, भुज की ऐतिहासिक जल प्रणालियां, ऐतिहासिक जल प्रणालियां। भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम कहाँ स्थित है? ये गुजरात के कच्छ में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, ठीक है। और 16वीं शताब्दी में राव खेंगर जी प्रथम के शासनकाल के दौरान हमीरसर झील को भुज के शुरुआती विकास को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। दूसरा स्थल कौन सा है? मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें, मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें। ये इमारतें कहाँ हैं? हैदराबाद से होकर गुजरते हुए मूसी नदी का मार्ग क्या है, एक समृद्ध विरासत संग्रह के साथ जुड़ा हुआ है। यह दक्षिण भारतीय शहर के मध्यकालीन केंद्र से आधुनिक महानगर काल तक के विकास को दर्शाता है। हैदराबाद, है ना। बात करें मूसी नदी की, तो मूसी नदी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ है? अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है। मूसी नदी का उद्गम अनंतगिरी पहाड़ियों से होता है और अंततः मूसी नदी किसमें मिल जाती है? कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये भारत की ओर से 2 स्थल हैं जो विश्व स्मारक निगरानी सूची में 2025 में शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? भुज की ऐतिहासिक जल प्रणाली वाटर सिस्टम, और दूसरा मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें, ठीक है। ये 2 शामिल की गई हैं। विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया गया है।
कब कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? यूएन ने, बाय यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने। और प्रथम विश्व ध्यान दिवस कब आयोजित किया गया? विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को। ठीक। ध्यान क्या है? मेडिटेशन क्या है? एक प्राचीन पद्धति है ध्यान केंद्रित करने की, जिसका उद्देश्य मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना है। ये जो प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया, इस अवसर पर वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय आध्यात्मिक गुरु कौन? श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा मुख्य भाषण दिया गया। भारतीय आध्यात्मिक गुरु। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इस टॉपिक से ज़्यादा आपसे क्या पूछेंगे? विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। किसके द्वारा घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक है। ध्यान क्या है? एक प्राचीन पद्धति है ध्यान को केंद्रित करने की। उद्देश्य आपने जान लिया। इस टॉपिक के साथ समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। थैंक यू।